हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET अंडर ग्रेजुएट 2022। अगर आप इंडिया कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स करना चाहते हैं, BA, BSc, BSc मैथ, BSc बायो, LLB जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अब आपको इस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, जिसे हम लोग CUET के नाम से जानेंगे। ठीक, अब सवाल है कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मोस्टली विद्यार्थी 80% यहाँ पर बात करते हैं केवल BSc एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमेशा से BHU एग्ज़ाम जो रहा है अभी तक दबदबा, वो केवल BSc एग्रीकल्चर में जाना जाता है। ठीक, फिर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे BHU के अलावा और भी ऐसी कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर BSc एग्रीकल्चर अब आप कर सकते हैं केवल एक एग्ज़ाम के थ्रू। यहाँ पर अगर देखोगे तो बहुत सारा फ़ायदा भी है, कहीं न कहीं सिलेबस लेकर कुछ बच्चों में नुकसान भी है कि हमारा सिलेबस अभी तक हम और पढ़ते थे, अब कुछ और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ़ायदे घाटे की भी कि आपका मुनाफा फ़ायदा यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते थे, उसमें हमारा अलग अलग पैसा लगता था, अलग अलग हम लोग सेंटर पर जाएंगे, अलग अलग डेट में जाएंगे तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता था। अब आपको सभी यूनिवर्सिटी में एक ही केवल फॉर्म भरना है और ज़्यादा फीस भी यहाँ पर नहीं है, और एक ही फॉर्म से हम इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में हम जा सकते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब कुछ विद्यार्थी बोले सर का सिलेबस बहुत अलग कर दिया गया है, तो सिलेबस अगर बात करें हम लोग तो सिलेबस इसमें केवल क्लास 10+ यानी 2 का पूछा जाएगा, 12th का, 11th का सिलेबस कोई भी नहीं आएगा। खास तरीके जो विद्यार्थी ICR एग्जाम दे रहे हैं अपना, ठीक, ICR अपने स्टेट का, उसके सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है। मैं देखता हूँ कई सारे यूट्यूबर डेली इसका सिलेबस चेंज करते हैं। ठीक, तो आपको फालतू बातों में नहीं आना है, पहले चीज़ों को समझ लेना है, तभी इसका फॉर्म भरना है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 मई है। और जब भी कोई एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कोई लेता है, यानी पेपर पैटर्न अचानक चेंज होता है, तो वहाँ पर उसको समझने के लिए कम से कम 1 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। जो विद्यार्थी मन में ये सवाल रहता है कैसा पेपर पैटर्न आएगा, कुछ लोग 1 लाइन पढ़ाएंगे, वहाँ पर मैचिंग क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ को लेकर के। ठीक, तो चीज़ों को पहले समझ लें कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी अलग अलग है। उस एलिजिबिलिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना होगा, और तभी आपको फॉर्म भरना है, तभी फिल करना है जब उसको सही से आप समझ लें। ठीक, क्योंकि फॉर्म तो सब लोग भर लेते हैं, मेन डिपेंड करता है उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तभी आपका सब कुछ उसमें ठीक ठाक है। बाद बाकी अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, वहाँ पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट के बारे में। और प्रोस्पेक्टस जो काफ़ी लंबा चौड़ा इसका है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। हम इसके बारे में जो भी मेन पॉइंट होंगे आपके लिए, वो हम डेली जो है 2-3 दिन में एक वीडियो बनाते रहेंगे, तो आपको आराम से 3 से 4 वीडियो में सारी कहानी जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप में। देखिए, इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 6 मई तक दिन में 11:50 तक। ठीक है, यानी 12 बजे में 10 मिनट कम पहले आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग सेकंड यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के। अगर आपके 10+2 में केवल 50% मार्क्स हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जबकि इसके पहले एग्ज़ाम होता था, देखेंगे JNU DU का, वहाँ पर 98 परसेंटाइल तक जाता था। इसीलिए इस एग्ज़ाम कराया जाता है, कराया जाएगा, चूँकि यहाँ पर बात यह है, अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जैसे कोरोना काल में कई विद्यार्थी ऐसे प्रमोट कर दिए गए। अब किसी के मार्क्स आप देखेंगे तो 95, 96, 97 कई बच्चों के हैं, तो वहाँ पर मेरिट कैसे बनाई जाए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अब आपके इस एंट्रेंस एग्जाम गुजरना पड़ेगा। आपके हो सकता है 50% नंबर प्लस हों, और आप उस यूनिवर्सिटी में जा भी सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी में ना भी जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जिसके 99 होंगे वो अब JNU यूनिवर्सिटी में, BHU यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। अब आपको एंट्रेंस देना होगा, तभी आप वहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एज को लेकर के। एज को लेकर के NTA प्रोस्पेक्टस में कोई भी यहाँ पर अपर एज का कोई बाउंड नहीं है, तो यहाँ पर नो एज लिमिट। ठीक, यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, जैसा कि प्रोस्पेक्ट हमने देखा है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इसकी ऑनलाइन फ़ीस कितनी है। तो इसकी जो ऑनलाइन फ़ीस है, ठीक है, इसकी जो ऑनलाइन जो फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी की फ़ीस अगर दी गई है, ठीक, वो आपकी 650 रुपये है जनरल के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे OBC के लिए, ये आपकी फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए है। अब आप मतलब 650 का फॉर्म भर के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं, जबकि एक यूनिवर्सिटी भरते थे तो उसमें एक यूनिवर्सिटी फॉर्म जो है 600-700 का फॉर्म आता था। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बाद जो 600 रुपये फ़ीस है वो OBC के लिए है और आपकी EWS के लिए है। ये तो फीस क्राइटेरिया हो गया।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 350 रुपये जो फीस है वो SC एंड ST कैटेगरी है। ये आपकी ऑनलाइन फीस है जो हर किसी स्टूडेंट को पे करनी होगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात हो गई आपको इसको लेकर के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फॉर्म हम लोग तभी भरेंगे जब चीज़ों को पहले आसानी से समझ लें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, हमें कौन सा कोर्स करना है। ठीक, तो ये तो बात हो गई एक मोटी मोटी जनरल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, परसेंटेज कितना होना चाहिए। कोई भी आप कोर्स करेंगे ये आपके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, खास तरीके से बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए BSc मैथ, BSc बायो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में है लगभग। ठीक, लेकिन BSc एग्रीकल्चर अगर आप बात करेंगे तो किसी भी बहुत कम यूनिवर्सिटी है जिसमें है। जैसे सबसे फेमस बच्चों का रहता है मेन टारगेट BHU, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं लोग। ठीक, तो BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे कम फीस है इंडिया में। ठीक है, बाद बाकी और यूनिवर्सिटी हैं। इसके बाद आपका BHU एग्जाम, आपका BSc एग्रीकल्चर करेंगे तो आप इसमें शामिल हुआ ये। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी है नागालैंड यूनिवर्सिटी, यानी अब इस यूनिवर्सिटी में आप इस एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं। इसमें भी आपकी BSc एग्रीकल्चर की सीटें हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी और है जिसे हम लोग बोलते हैं विश्व भारती। विश्व भारती, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी तक हालांकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था वो ICAR से होता था, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब आपको जो यहाँ पर जाने के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। एक चौथी यूनिवर्सिटी और है जिसे हम लोग बोलते हैं AMU। हालांकि AMU के बारे में अभी तक यहाँ पर इंक्लूडिंग नहीं है इसमें, हो सकता है आपका AMU एग्जाम अलग कराए। अगर आप AMU से जो यहाँ पर 50% आरक्षण है मुस्लिम के लिए, अगर आप मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं और AMU से BSc करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, तो आप किसका फॉर्म हो सकता है अलग से भरना पड़े। जब आएगा तो हम यहाँ पर बात करेंगे, वीडियो बना देंगे इसके बारे में। ठीक, इतनी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर BSc एग्रीकल्चर का कोर्स इस बार इस एग्जाम के थ्रू होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा भी है। मान लो हमें कहीं पर यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ नहीं मिला यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ नहीं मिला तो 4 आपके पास ऑप्शन है और ये केवल इस एग्जाम के थ्रू है। ठीक, इसके बाद BSc एग्रीकल्चर के लिए आपके पास ICAR में ढेर सारे कॉलेज हैं, ढेर सारे यूनिवर्सिटी हैं। ठीक, ढेर सारे कोर्सेस हैं और अपने स्टेट का, तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सिलेबस सही ढंग से पढ़ा हुआ है, आपने तैयारी अच्छे से की है, तो मैं समझता हूँ किसी न किसी इंडिया की यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा ज़रूर। ठीक, चलिए तो अब हम यहाँ पर और देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। अब मेन बात आती है आपकी सब्जेक्ट और सिलेबस, या हम कह सकते हैं पेपर पैटर्न, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में। लिख देते हैं एग्ज़ाम सिलेबस, तो ठीक रहेगा। एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कौन कौन से पढ़ना है हमें। तो एग्ज़ाम देखिए क्वालिफाई करने के लिए ये यानी CUET, इसके लिए आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, एक आपको लैंग्वेज यानी भाषा चूज़ करनी होगी इसके लिए। अब इस लैंग्वेज में मोस्टली बच्चे हिंदी चूज़ करेंगे, मोस्टली बच्चे इंग्लिश चूज़ करेंगे, कोई भी चूज़ करेंगे यहाँ पर, कोई कर सकते हैं। ठीक है, जिस भाषा में आपको मतलब लैंग्वेज को लेकर के एक आपको यहाँ पर अटेम्प्ट ऑप्शन है, हिंदी या फिर आपका इंग्लिश भाषा। ठीक, अब इसको हिंदी में आपकी जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में आपकी जनरल इंग्लिश, जैसे आप अगर हिंदी में देखेंगे तो पर्यायवाची आते हैं। ठीक है, और आपके कुछ इसमें देखेंगे तो पर्यायवाची के अलावा और जो जनरल हिंदी में हम यहाँ पर बात कर लेंगे वीडियो में कि जनरल हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में आप देखेंगे तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेज आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये जनरल आपका है, ये जनरल पार्ट है। इसीलिए इस जनरल पार्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पर मैं देख रहा था कल उसमें प्रोस्पेक्टस में, ये केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी इसमें से आपको 40 में से 30 क्वेश्चन करना जरूरी है। 30 क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक, तो यहाँ पर ये क्वालिफाइंग है, हालांकि इसके मार्क्स काउंसलिंग में ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर मतलब ये है कि आपका जो भी 10+2 में सब्जेक्ट रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट, और ये बहुत ही मस्ट है डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट में 2 चीज़ें कंपलसरी हैं, क्या क्या, एक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं। विद्यार्थी किसी भी स्टैंडर्ड का हो, अगर एग्रीकल्चर का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री उसे करना ही करना पड़ेगा BSc AG में जाने के लिए।
ठीक, बात समझिएगा, चूंकि यही एक मेन चीज़ है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। डोमेन सब्जेक्ट आपका 10+2 में जो है आपका, यानी ये केवल पता क्या है, ये केवल ओनली क्लास 12th का सिलेबस है। मैं बार बार कह रहा हूँ 11th का आपको इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, 11th 12th केवल पढ़ना है ICAR अपने स्टेट का। तो यहाँ पर जो भी आपका है ये मेन है और ये कंपलसरी, ध्यान रखेंगे। ये आपके सब्जेक्ट जो हैं ये आपके मस्ट हैं और ये आपसे करना ही करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थियों को। अब यहाँ पर बात आती है चॉइस फिल में क्या है। अब आप इसके अलावा मैथ है तो मैथ चूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर चूज़ कर सकते हैं, अगर आपका बायो है तो मैं समझता हूँ आप बायो चूज़ कर सकते हैं। यानी ये 2 सब्जेक्ट आपके मेन हैं। तो यहाँ पर बात होगी डोमेन सब्जेक्ट, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो है वो आपके कंपलसरी होंगे। ठीक, तो यहाँ पर कंपलसरी 30 क्वेश्चन हैं 40 में से, इसमें से डोमेन सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन जो है वो 40 क्वेश्चन जो है आपका कंपलसरी है। ठीक, ये बात आप समझ आ गई। इसके बाद हम लोग बात करें एक थर्ड यहाँ पर और सिलेबस में, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, अब ये जनरल टेस्ट अभी तक हम लोग मेंटल एबिलिटी पढ़ते थे, अब आपको थोड़ा इसमें अलग पढ़ना है जनरल टेस्ट में। हालांकि हम सिलेबस के बारे में चैप्टर टॉपिक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब उसमें और साइड ये डिस्कस कर देंगे, लेकिन फिर भी जनरल जो टेस्ट है आपका, इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो 75 क्वेश्चन आएंगे, और इन 75 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। डोमेन में 50-40 करना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पर मतलब अटेम्प्ट करना, अब ऐसा नहीं कि वो सही होने चाहिए, गलत तो होंगे कुछ ना कुछ, इसका मतलब है कि आपको इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। 40 में 30 क्वेश्चन यहाँ पर, और जनरल टेस्ट में 75 में से आपके 60 क्वेश्चन। अब इस जनरल जो टेस्ट है आपका, इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जीके है, करंट अफेयर है इसमें आप, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर है। इसके बाद में जनरल रीजनिंग है, जिससे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक, एक आपका अर्थमेटिक रीजनिंग है इसमें। ठीक, अर्थमेटिक रीजनिंग, इसमें कुछ आपकी मैथ भी आएगी, जनरल मैथ। ठीक, और इसलिए सारे आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें 2 मेजर पार्ट हैं आपके, एक आपका जनरल टेस्ट और एक आपका डोमेन सब्जेक्ट, ये इसमें मेजर पार्ट हैं, और आपका सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करेगा। ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, यूजी कोर्स करने के लिए आपको इन सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना होगा। हाँ, अगर आप बीए करते हैं तो आपको जो भी 10+2 में सब्जेक्ट रहे होंगे, ये आपको जो डोमेन सब्जेक्ट हैं डिपेंड करेगा आप कोर्स कौन सा करना चाहते हैं। ठीक, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप बीएससी मैथ और बायो से करेंगे तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री वही वाली बात यहाँ आ जाएगी, पीसीएम करना पड़ेगा। पीसीबी का है तो आपको पीसीबी करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर चूज करना पड़ेगा। समस्या यहाँ पर थोड़ी सी एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के साथ में है, वो अभी तक मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री करके एग्रीकल्चर करते थे। अब आपको एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थे, अब आपको यहाँ पर फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो जिन विद्यार्थियों को 10+2 11th फिजिक्स उनकी बहुत कम होती है, जो बहुत कमज़ोर वाली बोली जाए उसे, ठीक, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम बीएचयू एग्जाम में आप जा पाएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर बाद बाकी हम सिलेबस को लेकर के, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे जनरल हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना है, हम प्रोस्पेक्टस में देख करके आपको तब एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। और इसके बाद संडे हम लोग जो है इस पर विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे यूट्यूब पर भी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के, जैसे ICAR करते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस भी होगी। ठीक, तो सिलेबस को लेकर के आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, अपनी जैसी तैयारी उसको मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, एक सलाह आपके लिए जरूर मैं दे रहा हूँ कि जो विद्यार्थी ICAR अपना स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं वो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी आप लोग पढ़ चुके हैं। और मैं समझता हूँ बीएचयू एग्जाम को इतना बड़ा, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीएचयू से अच्छा कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी ICAR में जिसमें आप जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप फॉर्म को मत भरिए, आप भरिए, लेकिन अगर आप टारगेट पहले से ICAR और स्टेट कर रखा है तो बीएचयू एग्जाम के सिलेबस लेकर बिल्कुल भ्रमित आपको नहीं होना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कम नहीं है, ये ICAR में टॉप यूनिवर्सिटी एक से एक हैं, कई जगह अच्छे कोर्सेस हैं, तो आप उसमें जाकर के आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बीएचयू बारे में इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसका बीएचयू को फायदा अब आने वाले लोग अगले साल उठाएंगे, क्योंकि अचानक पेपर अगर पैटर्न चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों को जनरल सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, और उसमें GK करंट अफेयर मार वो कैसे पढ़ेंगे।
ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके वीडियो में आज डिस्कस हुई। कुछ अगर इसमें आपको लग रहा है कुछ चीज़ छूटा है, मेन पॉइंट अगर मैंने डिस्कस किए हैं, अगर फिर भी कोई छूटा है तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा। और बात करें अगले वीडियो में हम इसके CUCT बारे में, सब्जेक्ट को लेकर के कितने क्वेश्चन मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे, यानी चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ने होंगे जनरल टेस्ट में, जनरल हिंदी में, इंग्लिश में और थोड़ा प्रोस्पेक्टस पढ़ के। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।